गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं NCERT की टेक्स्ट बुक क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ बच्चों। अभी तक 8 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को आपके लिए एक्सप्लेन किया है और अपलोड किया है वीडियो। बच्चों, अब हम लोग 9th पार्ट में इस चैप्टर को थोड़ा सा समझेंगे। हेडिंग है बच्चों, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में जो लैंड यूज पैटर्न है, यानी भूमि का जो उपयोग है, वो किस तरीके से किया गया है, इसका एक एनालिटिकल व्यू देखेंगे। ठीक है। हालांकि अभी हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा उसमें भी हमने यही पढ़ा था, किस तरह से प्लेन, माउंटेन और प्लेटू भारत में डिवाइड है और जो कल्टीवेशन और नॉन कल्टीवेशन वाला लैंड किस तरीके से बटा हुआ है, उसका हमने देखा। अब हम देखेंगे कि वास्तव में भारत में किस तरह से भूमि का उपयोग हो रहा है। इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे हम लोग। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and tradition, etc. भूमि का जो उपयोग है ना, उसको कई कारक निर्धारित करते हैं। यानी अगर आसान सी भाषा में कहें कि भूमि का उपयोग जो हम करते हैं वो कुछ बातों पर निर्भर होता है। तो मुख्य रूप से 2 बातें होती हैं, एक तो भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। कारक यानी कारण, कारण शब्द से कारक। ठीक है। कुछ भौतिक कारण होते हैं, भौतिक फिजिकल, जैसे टोपोग्राफी, यानी उस जमीन का उच्चावच, मतलब वो जमीन पहाड़ी है कि पठारी है कि रेगिस्तानी है कि समतल मैदान है कि मार्सी लैंड है, दलदली वाला इलाका है, कैसा है। दूसरा क्लाइमेट, जलवायु, मौसम वगैरह कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कम बरसात होती है, ज़्यादा बरसात होती है, मीडियम बरसात होती है ना, बहुत सारी चीज़ें जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। सॉइल टाइप्स, किस तरह की मिट्टी है, एलुवियल है कि सैंडी सॉइल है, एरिड सॉइल है। ठीक है, कौन सी सॉइल है, कॉटन सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ठीक है, बहुत। ये तो हो गया तुम्हारा फिजिकल फैक्टर। सेकंड है ह्यूमन फैक्टर, मानवीय कारण क्या होते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व, घनत्व डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम, डेंसिटी या घनत्व थोड़ा सा कठिन लगता है, आसान सी भाषा में ये है बच्चों, डेंसिटी का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो एरिया तो पढ़ा ही होगा तुमने मैथ्स में। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी तकनीकी सुविधा या तकनीकी क्षमता कितनी है कि हम वहाँ रह सकें या उस भूमि का उपयोग कर सकें। और संस्कृति और परंपरा, ये भी लैंड यूज़ पैटर्न निर्धारित करती है। तो अब तुम लोग सोचोगे, अरे यार फिजिकल फैक्टर तो समझ में आ गया भैया, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ठंड है, हिमालय है, पहाड़ तो वहाँ कम लोग रहेंगे, प्लेटू में थोड़ा सा बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे।
लेकिन प्लेन में सबसे ज़्यादा रहेंगे भाई, सब चीज़ की सुविधा है वगैरह वगैरह, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, है ना। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी समझ में आ गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी यानी हम हमारे कितनी तकनीकी क्षमता है उस भूमि का उपयोग करने में, है ना, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये कल्चर और ट्रेडिशन, कल्चर ट्रेडिशन से क्या मतलब है भैया? कहीं पे लैंड को यूज़ करने में, भूमि का उपयोग करने में संस्कृति और परंपरा, ये कहाँ से आ गई भाई? ये, है ना। तो बच्चों देखो, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल समझाता हूँ, समझ जाओगे। बच्चों जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे भारत के जम्मू में, जम्मू जो कि अभी अभी यूनियन टेरिटरी बना है, जम्मू में कटरा, कटरा का नाम सुना होगा, वहाँ पर वैष्णो देवी टेम्पल है, ठीक है। तो वो जो कटरा या जम्मू है वो एक हिली एरिया है, हिमालयन एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, ठंड भी बहुत पड़ती है, लेकिन लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, लोग वहाँ जाते हैं, लोग वहाँ रहते भी हैं, कुछ विषम परिस्थिति हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे रहते हैं। तो ये क्यों? ये हमारी कल्चर और ट्रेडिशन, यानी वहाँ वो आस्था का प्रतीक है ना, वो एक ईश्वर का आराधना स्थल है, तो हमारी संस्कृति में है, इसलिए वहाँ पर उस जमीन का भी उपयोग हो रहा है। समझ रहे हो? ध्यान से समझो, बात को समझो। यानी उस पहाड़ी जमीन पर भी लोग रह रहे हैं जहाँ पर रहना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो कल्चर, वो हमारी संस्कृति हमको एक तरह सा हमारे मन में दबाव डालती है कि नहीं वहाँ पे रहना है, क्योंकि वो हमारी आस्था का प्रतीक। समझ गया? तो ये भी एक फैक्टर है जो कि लैंड यूज़ पैटर्न को डिटरमाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इस पे जोर नहीं देते। ये देखो, ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है बच्चों, ये पाई चार्ट, ये इसमें समझाने जैसा नहीं है, ये पूरा दिया हुआ है कि कितना परसेंट फॉरेस्ट है, कितना परसेंट बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, कितना परसेंट एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है। ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेगा डाटा। हालांकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते बहुत कम है, लेकिन सीबीएसई लगातार अपना पैटर्न चेंज कर रहा है और वो कुछ किसी भी तरह के क्वेश्चंस दे सकता है, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहिए इसके लिए, ठीक है। ये डाटा आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सब जानते हैं हमारा जोग्राफिकल एरिया कितना है हमारे देश का। लैंड यूज डाटा however is available only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully। और हमारे पास 93% का ही डाटा है, यानी भारत में जितनी ज़मीन है उसका 93%, 93% का ही डाटा, आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं कि हमने उस 93% ज़मीन का, भूमि का उपयोग कैसे किया है। बाकी 7% का जो आता है वो आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, वो तुम्हारा नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये वाला जो इसमें काफ़ी जो ज़मीन है उसका पैटर्न अभी तक, उसके जो डाटा है कि उस ज़मीन का उपयोग किस तरीके से किया है, वो असम को छोड़कर, असम का तो सारा डाटा है लेकिन उसको सही तरीके से अभी उसको क्या बोलते हैं, उसको सर्वे नहीं किया गया है, तो इसलिए डाटा नहीं है। Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। और इसके अलावा जो 1948 में जो पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर के काफ़ी बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था, उसी तरह से उसी हिस्से में से उसने चाइना को दे दिया। और 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो ये सारे जो इलाके हैं जो कि भारत के हैं, लेकिन अभी भारत के ऑक्यूपेशन, मतलब भारत ने उसको ऑक्यूपाई नहीं किया है, अभी वो भारत के कंट्रोल में नहीं है भारत के, लेकिन इंडियन कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए उस एरिया का भी सर्वे नहीं हो पाया है और उसके डाटा भी हमारे पास नहीं है कि वहाँ के लैंड को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है।
द लैंड अंडर परमानेंट पॉस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे परमानेंट पॉस्चर लैंड है, यानी जो चारागाह है, जो सिर्फ और सिर्फ पशुओं के घास वगैरह चरने का जो इलाका है, वो भी अब धीरे धीरे सिमट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है मतलब क्या, ज़मीन वो रबड़ की तरह वो कम वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है, लोग उसको अब उस ज़मीन को दूसरे यूज़ कर रहे हैं, उसमें घर बना रहे हैं, शहर बस रहे हैं, मकान बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही है। तो ज़मीन तो भाई उतनी ही है, लेकिन अगर आप उसको ऑक्यूपाई कर लोगे, उसको घेर लोगे दूसरे पर्पज़ से, तो फिर वो तो कम होता जाएगा ना जो उसमें पहले था। तो हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। अब ये कह रहा है कि हम अपनी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि जो कैटल पॉपुलेशन है, जो मवेशी हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट ये सब जो भी हैं जो हम लोग पालते हैं बच्चों, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कैटल जो है भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी। तो हम जो है इतनी बड़ी कैटल पॉपुलेशन को हम कैसे भोजन देंगे, कैसे वो पशु बेचारे खाएंगे उनका भोजन, क्योंकि ये पॉस्चर लैंड तो अब ख़त्म होता जा रहा है। और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी दुष्परिणाम, इसका क्या दुष्परिणाम, बुरा परिणाम क्या निकलेगा। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। जो पहले मैंने समझाया था तुम लोगों को कि जो अधिकतर जो अदर देन करंट फैलो लैंड है, अदर देन करंट फैलो लैंड यानी जो क्या बोलते हैं 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर से जिसमें खेती नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर जो पुअर क्वालिटी वेस्ट लैंड है, यानी पुअर क्वालिटी का मतलब ये होता है जो जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है, उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी नहीं होती है, पौधे उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। तो उस तरह की ज़मीन में जब अगर हम खेती करने जाते हैं तो बच्चों क्या होगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, किसान का पैसा ज़्यादा लगेगा। अब कई किसान का पैसा ज़्यादा कैसे लगेगा, अरे भाई उसको केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना पड़ेगा, ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा जो है सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या होता है कि कोई नई कार, अब तुमने नई कार खरीदी, ठीक है, नई कार खरीदी और उसी कंपनी की 15 साल पुरानी कार है, उसी कंपनी की 15 साल पुरानी कार है और उसी कंपनी की तुमने नई कार खरीदी है। दोनों को तुम किसी एक ही जगह लेके जाओ तो फ्यूल कंजम्पशन यानी पेट्रोल या डीजल ज़्यादा किस में लगेगा, कम किस में लगेगा। बच्चों बट नेचुरल है, जो नई कार तुमने खरीदी है उसमें फ्यूल जो है वो कम लगेगा, क्योंकि उसकी जो इंजन की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, है ना, फ्यूल एफिशिएंट होगा। और जो पुरानी गाड़ी है, 15 साल पुरानी कार है, उसमें ये जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगेगा, डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसके सब चीज़ मतलब वीक हो चुके हैं और उसके लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी उसको इंजन को रन करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ेगा। वो 15 साल पुरानी गाड़ी है ना, उसको चलाने में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर ख़राब ज़मीन है, ज़मीन अगर फर्टाइल नहीं है, नेचुरली फर्टाइल नहीं है, प्राकृतिक रूप से उपजाऊ नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई। जैसे कोई आदमी कमज़ोर हो जाता है, बीमार पड़ गया, बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत उसको वीकनेसफुल है, तो डॉक्टर क्या देता है उसको, मिनरल्स और विटामिन अलग से देता है ना, प्रोटीन पाउडर देगा, बोल कि दूध में प्रोटीन पाउडर पियो। तो वो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं भाई। तुम सब्जी वगैरह खाओ, सब्जी दाल वगैरह खाओ, तो नॉर्मल खाना जो हम खाते हैं, लेकिन अब तुमको प्रोटीन, अब छोटा सा प्रोटीन पाउडर का जो डब्बा है वो 400-500 रुपया का आएगा, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह, तो इस तरह की ज़मीन पे खेती करना क्या होगा, काफ़ी महंगा होता है। Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area,
ठीक है। तो इन सब जो ये जिस तरह की जो ज़मीन होती है उसमें 2-3 साल में 1 या 2 बार खेती की जाती है। 2-3 साल में 1 या 2 बार उसमें खेती की जाएगी। ठीक है। तो अगर हम इन सारी ज़मीन को भी, इस तरह की ज़मीन को भी अगर हम नेट सोन एरिया में ऐड कर देते हैं कि कुल जो कृषि भूमि है ना, मतलब कुल जो बोई गई, किसी भी फसल को बोई गई जो भूमि है उसका एरिया, तो भारत में लगभग 54% जो है वो नेट सोन एरिया हो जाता है, कि नेट सोन एरिया हमारा इंडिया में 54% हो जाता है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था कि जो नेट सोन एरिया होता है पूरे कंट्री का तो अलग होता है, लेकिन हर स्टेट का भी अपना अलग अलग नेट सोन एरिया होता है ना, क्रॉप वाइज, फसल के अनुसार भी होता है। तो हर स्टेट का दूसरे स्टेट से नेट सोन एरिया डेफिनेटली वेरी करता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब तुम अगर अरुणाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश से कंपेयर करोगे तो सवाल ही नहीं होता, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ अरुणाचल प्रदेश, कहाँ उत्तर प्रदेश पूरा एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन, मोस्ट फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, एलुवियल सॉइल वाला। और कहाँ अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ का जो कुल कृषि भूमि जिस पे कि फसल बोई गई है और अरुणाचल प्रदेश पे कुल कृषि भूमि जिस पे फसल, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। ठीक है। तो इसलिए हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। देखो वो बात आ गई जो मैंने बताई थी, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार। यानी पंजाब और हरियाणा में, जहां पंजाब और हरियाणा की 80% ज़मीन पे खेती की जाती है, वहीं अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में सिर्फ 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। तो ऐसा क्यों है ये तुम लोग आसानी से समझ सकते हो। जहां पंजाब और हरियाणा फर्टाइल प्लेन है, एलुवियल प्लेन है, एकदम समतल मैदानी इलाका है, जहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, पानी की फैसिलिटी है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में क्या है ना, हिली रीजन है, हिली रीजन है, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला, डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, तो वहाँ खेती नहीं होती अच्छी, इसलिए 10% ज़मीन है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एंड इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। मतलब जितना कि एक देश में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, यानी उसके टोटल एरिया का लगभग 33% होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 1952 में गवर्नमेंट ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी प्लान की थी, है ना, राष्ट्रीय वन नीति बनाई थी, जिसके तहत उसने ये कहा था कि 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन उससे बहुत हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत, है ना। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये माना गया था कि अगर 33% एरिया पे फॉरेस्ट कवर रहेगा हमारे देश में, तो हम जो पर्यावरण संतुलन है ना, जो पर्यावरण हमारा जो आसपास का जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो सही रहेगा। ठीक है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। और जैसा कि मालूम है कि जो हमारे यहाँ जो ट्राइबल पीपल हैं, बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो आदिवासी लोग हैं, वो वन क्षेत्र के किनारे किनारे के इलाकों में रहते हैं। ठीक है। और उनका जो जीविकोपार्जन है, उनकी जो जीविका है, यानी खाने कमाने का जो तौर तरीका या तरीका है, वो इस जो वन है, ये जो वन क्षेत्र है, उससे या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है ना। ठीक है। तो वो पूरी तरह से निर्भर है। तो वन ज़्यादा रहेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा कि खराब, सिंपल सी बात है, उनके लिए अच्छा होगा। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। और ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके कारण वो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आ जाता है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्री, जो कि और ज़मीन का कृषि के अलावा, खेती के अलावा अन्य उपयोग हो रहा है। वेस्ट लैंड में क्या क्या होता है, जैसे रॉकी यानी पथरीली ज़मीन, एरिड
यानी रेगिस्तानी ज़मीन, एंड डेजर्ट एरियाज़, वही रेगिस्तानी ज़मीन, शुष्क ज़मीन जहाँ पानी की कमी होती है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री। और जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ वाली जो ज़मीन होती है उसमें सेटलमेंट यानी मानव बस्तियाँ, यानी मनुष्य जो अपने गांव और शहर वगैरह, कस्बे वगैरह में जो घर वगैरह बना लेता है, कॉलोनीज़ वगैरह बना लेता है। सड़कें, रोड भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आ गया। रेलवे ट्रैक भी आ गया। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री वगैरह, अब हमने कहीं पे कई 100 एकड़ में हमने फैक्ट्री बना ली, ठीक है। अब फैक्ट्री है, पूरा उसका टाउनशिप है, फैक्ट्री है, तो अब वहाँ पे हम खेती नहीं ना करेंगे, वहाँ एग्रीकल्चर तो करेंगे नहीं, वहाँ तो फैक्ट्री लग गई उस ज़मीन पे। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। और लगातार कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, लगातार लंबे समय से हम जमीन को सुरक्षित और संरक्षित करने के किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, उसका कोई प्रबंध नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि भूमि का क्षरण हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, यानी जमीन की जो क्षमता थी वो कम हो गई, या उसके अंदर गिरावट आई। किस तरह की गिरावट आई भूमि में, किस तरह की गिरावट आई, भूमि की क्षमता कैसे कम हुई, ये आगे देखते हैं हम लोग। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। इसके कारण क्या हुआ, इसका गंभीर दुष्परिणाम समाज पे सामने आया, ठीक है। और इसके साथ साथ पर्यावरण, वातावरण में पर भी इसका बुरा असर पड़ा, पर्यावरण पर खास तौर से, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी ये भूमि का क्षरण क्या है ना। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डीग्रेड हो जाती है, अपग्रेड की जगह डीग्रेड, यानी उसकी क्षमता बढ़ती नहीं है, भूमि की क्षमता घट गई, कैसे घटी। और कंजर्वेशन मेजर, हम भूमि को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, अपनी इस जमीन को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड with the past generations and will have to do so with the future generation too। पुरानी, इसका कहने का मतलब कि पुरानी पीढ़ी ने, हमारे पुरानी पीढ़ी ने हमको ज़मीन छोड़ी, मतलब लोग मर गए लेकिन अपने साथ ज़मीन तो नहीं ले गए, ज़मीन तो यहाँ की यहीं है, भूमि तो यहीं की यहीं है। तो पुराने लोगों ने उसका उपभोग किया, जम करके उपयोग किया, खूब फसल उगाई, गेहूँ चावल दाल खूब खाया, मर गए वो लोग। अब हमारे सामने वो ज़मीन है, और हम भी क्या करेंगे, हम भी जिंदा तो रहेंगे नहीं, एक ये तो सच है, एक न एक दिन सबको मरना है, हम मर जाएंगे तो ज़मीन तो लेके जाएंगे नहीं साथ में, आने वाली पीढ़ी के लिए वो ज़मीन छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land, ठीक है। भोजन हो, चाहे कोई घर हो, चाहे कपड़ा हो, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारी बेसिक नीड है, उसका 95% जो है हमको कहाँ से मिलता है, ज़मीन से मिलता है। तुम घर में बैठकर एकांत में सोचना, कोई भी चीज़ हमको मिलती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़मीन से ही मिलती है, लगभग 95%, ठीक है। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। ध्यान से समझना, जो मनुष्य की गतिविधियां हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं, उसने न सिर्फ भूमि का क्षरण यानी भूमि को खराब किया है, इस जमीन को खराब किया है, बल्कि जो कुछ प्राकृतिक ताकतें हैं, जो प्राकृतिक बल हैं, नेचुरल फोर्स, ठीक है, उनकी स्पीड को भी, जमीन को खराब करने की जो उनकी स्पीड है उसको भी एग्रेवेटेड यानी उसको भी बढ़ा दिया है, ठीक है, ताकि जमीन का नुकसान हो, भूमि का नुकसान हो। तो ये लाइन तुमको समझ में नहीं आई होगी, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया कि मानव की गतिविधियों ने भाई जमीन को खराब किया, ठीक है। हमने ऐसा किया कि ज़मीन खराब हो गई। हमने क्या किया कि खेती की, हमारे पास खेत है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें हम गेहूँ चावल उगाते हैं,
तो हमने खूब जम के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, ट्राई अमोनियम फॉस्फेट, है ना, सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्या क्या सब केमिकल, और हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्या क्या सब डाला खेत में ताकि हमारी फसल खूब अच्छी हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, गेहूँ चावल मस्त, हमको खूब प्रोडक्शन मिला, हम तो वाह 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 खुश हो गए, बड़ा पैसा मिला, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस ज़मीन में जहर घोला, वो केमिकल्स, वो पॉइजनस इफ़ेक्ट होते हैं, उसके कारण कैंसर होता है। और सबसे बड़ी बात है, वो ज़मीन जो है जिसमें तुमने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला, वो ज़मीन ख़राब होती है, उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर जब तक तुम उसमें खाद नहीं डालोगे, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करोगे, तब तक वो ज़मीन तुमको कोई प्रोडक्शन ही नहीं देगी। तो इस तरह से तुमने डिग्रेड किया डायरेक्टली। दिस इज़ वन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू डैमेज द लैंड। लेकिन दूसरी लाइन जो है इस सेंटेंस की, कि मनुष्य की गतिविधि ने नेचुरल फोर्स को कैसे एग्रेवेट किया, यानी उसकी स्पीड कैसे बढ़ाई, उसका सिंपल सा उदाहरण है। हमने क्या किया, फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, ढेर सारे पेड़ हैं, पेड़ हैं तो पेड़ों की जड़ें भी हैं, पेड़ों की जड़ों ने क्या कर रखा है, पेड़ को तो सहारा दिया है, लेकिन मिट्टी, जो जड़ें जो मिट्टी में है, उस मिट्टी को भी उसने जकड़ के रखा है, मिट्टी को वो उसने जकड़ के रखा है। पानी वगैरह बरसता है, हवा वगैरह तेज चलती है तो मिट्टी उड़ती नहीं है, मिट्टी उड़ के कहीं नहीं जाती, उसने, है ना, पेड़ की जड़ों ने मिट्टी को पकड़ रखा है। लेकिन हमने क्या किया, पेड़ों को काट दिया, जंगल को साफ कर दिया, जड़ें खोखली हो गई, तो क्या हुआ, तेज पानी बरसा, मिट्टी बह गई, जो ऊपर की टॉप सॉइल, जो बढ़िया फर्टाइल सॉइल होती है, वो बह गई, हवा में बह गई, पानी में बह गई। तो हमने क्या किया, अब तुम कहोगे कि अरे सर वो तो पानी बरसा तब ना मिट्टी बही, हमने तो पानी बरसाया नहीं, ये तो हमारी एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन हमारी एक्टिविटी तो हुई, हमने पेड़ काटा। किसी ने कहा था तुम जाके जंगल काटो, भगवान ने तो कहा नहीं था, हाँ, लेकिन हमने पेड़ काटा, तो पेड़ काटने से क्या हुआ, जड़ें खत्म हो गई। तो हमने क्या किया, जो उस वाटर की स्पीड है ना, जो जो वाटर की स्पीड नहीं, जो उसका डैमेज करने की स्पीड है, उस नेचुरल फोर्स, यानी जो रेनफॉल है, रेनफॉल क्या है, एक नेचुरल फोर्स है, एक प्राकृतिक बल है। लेकिन हमने क्या किया, उस प्राकृतिक बल की जो ताकत है उसको बढ़ा दी पेड़ काट कर, अब उसने मिट्टी को दुगनी तेजी से काटना शुरू कर दिया। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड को डिग्रेड कर रही है, ठीक है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation. ओके बच्चों, हमारी जो बहुत सारी मानवीय गतिविधि है, बताया मैंने, जैसे जंगल काटना, ज़रूरत से ज़्यादा पशुओं को चराना लगातार, खदान यानी ज़मीन को खोद करके कोयला, सोना, चांदी ये सब निकालना, क्वायरिंग भी एक तरह की माइनिंग ही होती है, ये भी खदान का ही काम होता है। ये सब इसने भी क्या किया है, इसने भी अपना योगदान दिया है, किसमें, लैंड डिग्रेडेशन में, ठीक है बच्चों। क्या करें, देखें कितना बचा है टाइम, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, वाइंड अप करते हैं, यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको माइनिंग साइट्स और इसके आगे का एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।